ओके, कल वाला सवाल वर्किंग 5 कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2000, add accounting depreciation, tax gain less tax depreciation ओके। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग दो हजार 10। ओके, कल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाया था। वर्किंग का नंबर बता दें। 7। जी, 1 जनवरी 2010।
ओके, अकाउंटिंग वालों की नजर में जो एक्सपेंस होगा उसको मैं ब्लू से सर्कल कर रहा हूं। ये अकाउंटिंग वाले कहेंगे 7 और 5 को एक्सपेंस में डालो, लेकिन टैक्स वाले कहेंगे वेट जो एक्चुअली लोग पैसा लेके भागे हैं उसे एक्सपेंस में डालो। तो एक्चुअली जो लोग पैसा लेके भागे हैं वो उनके नाम भी हमें पता है, असलम, अकरम, अंजुम, आमिर, पिछले साल भागे। बैड डेट रिटर्न ऑफ। अब सवाल यह है कि करंट टैक्स की वर्किंग में क्या जाएगा, कैरी डाउन कभी नहीं जाएगा। कैरी डाउन हमेशा डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में जाया करेंगे, क्योंकि डेफर्ड टैक्स की वर्किंग बैलेंस शीट अप्रोच पे बनती है। नाउ वी आर सपोज टू प्रिपेयर द वर्किंग ऑफ करंट टैक्स। अब हम करंट टैक्स की वर्किंग को करने लगे हैं। करंट टैक्स की वर्किंग कैसे करेंगे? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 2010 में अकाउंटिंग वालों ने कितना, कल आप लोगों ने क्लास ली होगी, बैड डेट एक्सपेंस को अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट लॉस में लेके जाते हैं, रिटर्न ऑफ को नहीं लेके जाते। लॉजिक आपने ये याद की होगी कि रिटर्न ऑफ डेटर की क्रेडिट साइड पे नजर आता है और प्रोविजन की डेबिट साइड पे नजर आता है, क्योंकि ऑलरेडी उसको रिकॉर्ड कर लिया होता है, उसको सिर्फ यूज करते हैं प्रोविजन के साथ मैच करने के लिए कि अंदाजा जो लगाया था उसके अगेंस्ट कितने लोग भागे। तो रिटर्न ऑफ विल नेवर गो इन प्रॉफिट एंड लॉस, रादर एक्सपेंस विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस। जी, अकाउंटिंग वाले कितना एक्सपेंस में लेके जा चुके हैं? इफ आई एम स्टैंडिंग इन 2010 7, इसकी बजाय टैक्स वाले कितना लेके जाने की इजाजत देंगे? 4। जिस तरह अकाउंटिंग ऑप्शन ऐड करते हैं, टैक्स ऑप्शन लेस करते हैं, उसी तरह ये भी एक्सपेंस है। हर एक्सपेंस की ट्रीटमेंट सेम है। किनका वाला एक्सपेंस रिवर्स कर दें? अकाउंटिंग वालों का। लेकिन इसके साथ अकाउंटिंग एक्सपेंस नहीं लिखना, इसके साथ लिखना है बैड डेट एक्सपेंस। अकाउंटिंग वालों का एक्सपेंस रिवर्स कर दें। कितनी अमाउंट 2010 में? 7। इसके बिल मुकाबिल बैड डेट रिटर्न ऑफ लेस कर दें। जी, 4। And similarly in 2011 you will do the same, reverse the expense and record the return off. Okay, reverse the expense and record the return off. 3. ओके जी भाई, अगर मैं अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट बनाऊं तो अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में मैं कितनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शो करूंगा पहले साल? बैलेंस शीट में 12 कैरी डाउन में शो करूंगा 12। डेटर मुझे गिवन नहीं, मजबूरन मैं प्रोविजन ही शो कर देता हूं। और अगर मैं अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट बनाऊं तो दूसरे साल कितना शो करूंगा? 14। तो दिस मेथोडोलॉजी इज वेरी सिंपल, जस्ट पिक अप द कैरिंग अमाउंट्स एज ऑन। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये आप समझ लें आप बैलेंस शीट बना रहे हैं अकाउंटिंग वालों की। जी, बैलेंस शीट में कितना जाता है? 12। इधर 14। अच्छा, वैसे जरा सोचें कि टैक्स वालों की नजर में साल के आखिर में तकरीबन कितने लोग ऐसे होंगे जो पैसा लेके भाग जाएं 12 के बिल मुकाबिल? नहीं, 4 तो भाग गए हैं, 7 नहीं। टैक्स वाले अंदाजे नहीं लगाते, टैक्स वाले अंदाजे नहीं लगाते, इसलिए टैक्स वालों की नजर में बैड डेट रिटर्न ऑफ
तो आ गया, वो रिकॉर्ड भी हो गया। देखें ना, टैक्स वालों ने तो माइनस भी करने दिया बैड रिटन ऑफ। अंदाजा, आपको मैंने एक दिन बताया था, प्रोविजन, किसी भी प्रोविजन की टैक्स बेस जीरो हुआ करेगी। टैक्स वालों की नजर में प्रोविजन का अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप ज्यादा जिद करते हैं तो मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट आपको बना के दिखा देता हूं एज पर टैक्स रूल्स। वैसे टैक्स वाले ये अकाउंट मानते नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट एज पर टैक्स रूल्स आपको बना के दिखा के मिटा देता हूं। देखें इधर, ब्रॉट डाउन जीरो। वो कहेंगे हमारी नजर में कोई बंदा भागेगा नहीं, भाग गए 4। हमने कहा अगले साल, कहते हैं अगले साल कोई नहीं भागेगा, अगले साल कोई नहीं भागेगा। एक्सपेंस बैलेंसिंग 4, ये टैक्स वालों का अकाउंट बनता है प्रोविजन का। साल के शुरू में वो कहते हैं कोई नहीं भागेगा, हम कहते हैं भाग गए, भाग गए, ओ भाग गए, चलो ये तुम्हारा एक्सपेंस है, विल बी अलाउड एज एन एक्सपेंस व्हेन एक्चुअली रिटर्न ऑफ। अगले साल हमने अंदाजा लगाया भागेंगे 12, वो कहते हैं नहीं कोई नहीं भागेंगे। अगले साल उन्होंने साल के शुरू में कहा कोई नहीं भागना, किसी ने नहीं भागना। हमने कहा भाग गए, उन्होंने कहा ओहो भाग गए, अगले साल कोई नहीं भागेंगे। हमने कहा चलो भी इसको तो एक्सपेंस में डालो, कहते हैं हाँ ठीक है, ये तुम्हारी नजर में। तो इट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एज पर टैक्स रूल्स। तो इसमें देख लें एक्सपेंस कितना है, 4 और 3, क्योंकि जो एक्चुअली रिटर्न ऑफ है उसी को वो एक्सपेंस में डालते हैं। इससे पहले कि कोई नोट करे, दिस अकाउंट डजंट एग्जिस्ट। जी, इस अकाउंट से क्या साबित हुआ था कि व्हाट इज द कैरेड डाउन ऑफ अंदाजा एज पर टैक्स रूल्स, 0। टैक्स वाले अंदाजे नहीं लगाते कि शायद 12 रुपए लोग लेके भागे। हाँ, ये 12 टैक्स वाले माइनस करने देंगे, लेकिन फिर कभी शायद इसी 12 में से ये 3 माइनस करने दिया, फिर और कभी भागेंगे तो और माइनस करने देंगे। ये 12 आहिस्ता आहिस्ता माइनस करने देंगे, लेकिन कब? जब लोग पैसा लेके भागेंगे। ये एक आर्जी सा फर्क है। इस 12 में से 3 माइनस करने दिया, फिर अगले साल थोड़ा माइनस करने देंगे, फिर अगले साल थोड़ा माइनस करने देंगे। ओके, तो व्हाट इज द टैक्स बेस ऑफ एनी प्रोविजन? ओ तो दोबारा लिख लें सफे के टॉप पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर वारंटी। एक और भी प्रोविजन होती है, उसका भी नाम लिख लें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। These all have a tax base of 0. Okay, next, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में से ये रिवर्स किया करेंगे, ये रिकॉर्ड किया करेंगे, और ये कहाँ चला जाया करेगा? बैलेंस शीट। होंठ ला दिया करे, कुछ नहीं होता, इससे पता लग रहा होता है बैठे में। ये कहाँ चला जाया करेगा? बैलेंस शीट में। ओके, किताब पहले रख दिया करो। ओके, आगे बढ़ें जी। सवाल क्या कहता है? जी भाई, आपने इस किताब से इसका सॉल्यूशन नहीं देखना। इसके डेफर्ड टैक्स अकाउंट के बैलेंस में एक इशू है। पहले मैं आपको सवाल सही कराने लगा हूं, फिर आपने इसका जो सॉल्यूशन है वो यहीं से नोट करना है, वाइट बोर्ड से ही।
आ जाए जी पॉइंट नंबर 7 में, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, ये एसेट है। ये थोड़ा सवाल में एरर हो गई थी, सवाल चेंज किया था तो वो सही मैनेज नहीं हो सका। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, ये डेफर्ड टैक्स एसेट है। सवाल चेंज करें, पेज 325 किताब का। डेफर्ड टैक्स एसेट आगे सही है। एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट है तो 31 दिसंबर 2009 वॉज रुपीज, ये भी सही करना पड़ेगा। 24.06 को काटें और इसको काट के लिखें 7.44। चलें जी, अब सवाल सही हो गया है। ओके जी, डेफर्ड टैक्स का बैलेंस बता दें, डेफर्ड टैक्स अकाउंट का। कल मैंने एसेट अकाउंट मिटा दिए थे और आज आपको पता है उनकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि करंट और डेफर्ड की वर्किंग हो चुकी है। अब मैं प्रोविजन अकाउंट भी मिटाने लगा हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, करंट डेफर्ड टैक्स की वर्किंग नहीं मिटा करेगी, ये व्हाइट बोर्ड पे एंड तक रहा करेगी। जब तक आप हैं तब तक ये वर्किंग है, ये एंड तक रहा करेगी। ओके, नाउ आई एम सपोज टू प्रिपेयर अनदर वर्किंग, वो जो मैं इधर करता था डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट, लेकिन जरा मैं चाह रहा हूं खुली जगह पे हो जाए। डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट, वर्किंग नंबर 8। यह अजीब अकाउंट है, ये कभी लायबिलिटी की तरह बिहेव करता है, कभी एसेट की तरह, जैसे बैंक ओवरड्रॉन होता है। कभी लायबिलिटी की तरह बिहेव करता है, कभी एसेट की तरह। ओके, कैन यू टेल मी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट? ये तो पिछले से पिछले साल का भी क्लोजिंग है, 2009 का क्लोजिंग है, तो हमारे 10 का क्या बन जाएगा ओपनिंग? ओके, ये कम जनवरी 2010, बोलें जी ब्रॉट डाउन 7.44। ओके, चलें जी आगे, अगली लाइन पढ़ें सवाल में। बस ठीक है, इसको छोड़ दें, बस ब्रॉट डाउन लिखना था, लिख लिया। Companies assessed brought forward losses up to 2009 amounted to 19.25 million. कंपनी के लॉसेस कोई आ रहे हैं 19.25 मिलियन। क्या करें, 2009 के कोई लॉस शॉस आ रहे हैं, जिनके पास नई किताब है ये एडजस्टमेंट सिर्फ उसमें होगी। कंपनीज असेस्ड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस अमाउंटेड टू रुपीज। भाई आपने किताब माशाल्लाह खोली हुई, बहुत ही अच्छा है, चलो खोलो पेज ढूंढ के तो भाई को। अच्छा, वो पेज तारा तो देने का तो चुप कर, मैं ढूंढ लेता हूं। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि लॉसेस कितने आ रहे हैं पुराने? 19 पॉइंट्स। इनका क्या करना है, अब इसको छोड़ें, मुझे बताएं कि 10 का प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट जल्दी जल्दी 40। ओ मैन, टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट जी कितना आ रहा है? 50। और 2011 का 58.5। अच्छा भाई, 2010 में बच्चों अकल के पक्को, 2010 में क्या इतने प्रॉफिट्स आ गए हैं कि 11 में? अच्छा 2009 में क्या आया था? लॉस। लॉस पे टैक्स दिया होगा, लॉस पे टैक्स दिया होगा, बोले बोले बोले। अच्छा ये बात भी याद रखिएगा, लॉस पे गवर्नमेंट टैक्स रिफंड नहीं करती। गवर्नमेंट इतनी अच्छी नहीं होती कि आपका लॉस आ जाए तो टैक्स वापस कर दे आपको। गवर्नमेंट क्या करती है, तुम्हारा लॉस आ गया, ओहो हम तुम्हारे साथ इस गम में शरीक हैं। 2009 में लॉस आया है जी, 9 में लॉस आया है, अच्छा जाओ टैक्स ना दो। आपने कहा हुकूमत और भी कुछ करें, मेरे लॉसेज आ रहे हैं बिजनेस में, इतनी बड़ी हुकूमत है आपकी, मेरे तो छोटे से लॉसेज हैं 19.5 मिलियन के, कुछ कर दें यार। हुकूमत ने कहा चलो रिलैक्स करो, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लो। अगर 2010 में तुम्हारे बिजनेस में आ गए प्रॉफिट, वो आ गए हैं देख लें, हमारे पास तो फ्यूचर भी होता है ना सवाल में। 2010 में अगर तुम्हारे आगे प्रॉफिट, 9 में हुकूमत ने इसको दिला, वो जो है देके भेजा था, हौसला देके भेजा था कि अगर 2010 में तुम्हारे आगे प्रॉफिट, तो तुम ऐसा कर लेना 9 वाला लॉस माइनस कर लेना। आप बता दें 9 में कोई लॉसेस हैं?
नो में टैक्स दिया होगा, नो में टैक्स दिया होगा, नो में टैक्स नहीं दिया होगा, लेकिन नो के अंदर एक बेनिफिट लेना चाहता था, टैक्स रिफंड मांगना चाहता था। गवर्नमेंट ने कहा रिफंड ना लो, अगले साल प्रॉफिट कम करके टैक्स कम दे देना, रिफंड ना लो मेरे से, रिफंड ना लो, थोड़ा बेहतर बिजनेस करो, हिम्मत करो, प्रॉफिट कमाओ, फिर मेरे से बेनिफिट ले लेना। अगेन ये भी एक तरह का रिफंड ही है, आप माने या ना माने, एक तरह का रिफंड ही है। अगले साल कमाया 50, लेकिन पिछले साल के लॉस की वजह से इस साल कम टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा मुझे बता दें, ये जो लॉसेस हैं पिछले साल के, ये इतने हैं कि 50 का प्रॉफिट पूरा इन लॉसेस को खा जाए, या फिर थोड़ा सा 50 में से माइनस करना पड़ेगा 19, थोड़ा सा अगले 58 में से माइनस करना पड़ेगा, या सारा ही 50 में से कर ले, तो 19 50 से कम है। इसलिए हमारी कोशिश क्या होगी, जल्द से जल्द लॉस को माइनस कर लें, क्योंकि कुछ मुल्कों में रूल है लॉस 5 साल कैरी फॉरवर्ड होता है, कुछ में रूल है लॉस 6 साल कैरी फॉरवर्ड होता है। हर मुल्क के अपने अपने रूल है। वो ये भी नहीं लुट मची होती कि लॉसेस को जितना मर्जी आप जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो सवाल में जिस मुल्क का सवाल होगा उस मुल्क के रूल आपको दे देगा कि इस मुल्क में लॉस कितने साल माइनस करने की इजाजत है। सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो चलो लॉस शायद कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत होगी, तो लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत है तो लॉस आया है, सबसे पहले मेरी क्या कोशिश होगी, किस साल प्रॉफिट में से माइनस कर लूं, 10 के प्रॉफिट में से। ओके, लेस बोले, लेस क्या, ये न्यूमेरिकल के एंड पे किया करना है, सबसे एंड पे, सबसे एंड पे, जब सारी कैलकुलेशंस खत्म हो जाएंगी, ये सबसे एंड पे किया करना है। लेस क्या, ब्रॉट फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम 2000, फ्रॉम 2000 नो, फ्रॉम 2009 से लॉस आ रहा है ब्रॉट फॉरवर्ड जी, कितना 19.25 ओके। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट में लेके जाने तो फिर हम भी अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट यूज कर लेते हैं सारे बाकी सवाल में। अभी तक और कोई ऐसी कैलकुलेशन तो थी नहीं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट उसने कोई यूज किया, हम भी यूज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, अगले साल मैंने क्यों 0 लिखा है, क्योंकि ये सारा लॉस तो खत्म हो गया, अब अगले साल तो माइनस करने की जरूरत नहीं। टैक्सेबल प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जिस पे क्या देना है, टैक्स देना है जी। बोलें 30.75 58। आई होप आपको समझ आ गई होगी बात। ये प्रॉफिट अगर पड़ा हो तो लॉस माइनस कर लें, प्रॉफिट ना पड़ा हो तो और बात है, तो फिर कैरी फॉरवर्ड ही होता रहेगा। ओके, चलें जी, टैक्स कैलकुलेट करें एट द रेट ऑफ 35%। जी बस दो डिजिट पे ले जाएं 10.76 20.48। भाई वो पेज पकड़ा दो, 20.48 and 10.76। तो सफे के टॉप पे लिखें प्रीवियस ईयर के लॉसेस करंट टैक्स की वर्किंग में सबसे एंड पे माइनस करेंगे। प्रीवियस ईयर के लॉसेस करंट टैक्स की वर्किंग में सबसे एंड पे माइनस करेंगे। आज होने ना वो टेस्ट फाइनेंस लीज वाला 5-7 मिनट वाला क्लास में। ओके, पता नहीं आपके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी क्लास तो नॉर्मल टेस्ट भी सारे देती है, चीटिंग भी कोई नहीं करता, टेस्ट डिस्क्लोज भी कोई नहीं करता। चलें ओके, सारे ही टेस्ट देते हैं अब तो, सारे ही। ओके चलें जी आगे, बैठे बैठे आगे चलें। टैक्स रेट दिया हुआ है और आगे क्या मांगी हुई है,
रिकॉन्सिलिएशन। ओके, अच्छा भाई अब सवाल पूरा हो गया जी। पोजीशन 7 में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को मैंने करवा दिया डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑन 31 दिसंबर 2009 वाज इतने एंड इतने रिस्पेक्टिवली। तो ये 9 मिलियन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ब्रॉड डाउन था जो हमने यहां लिखा था, वो कल अकाउंट बनवाया था, आज भी क्लास के शुरू में दोबारा बनवाया था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट का ब्रॉड डाउन था 9। ओके, हैविंग सेड दिस, before going into deferred tax asset or liability, कि मैं इस अकाउंट को पूरा करूं, मैं जरा आपको प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बना के दे दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स में हम कहां खड़े हैं। आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, 2010 2011। ये मांगा नहीं हुआ बनाने की कोई जरूरत नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और जब मैं बनाऊंगा आप कहेंगे अच्छा इसकी क्या, इसका क्या फायदा था, 60। ओके, लेस टैक्स करंट, चलें स्पेलिंग गलत हो गए, ओहो सही करने में टाइम लग गया, डेफर्ड। ओके, व्हाट इज करंट ऑफ 2010? 10 point. What is current of 2011? 20.48. ओके, ये जगह पैट के लिए। अब जनरल एंट्रीज 10/11 सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट जी। अमाउंट बताएं, 10.76। इस टॉपिक में वर्किंग्स हैं बट एंट्रीज यही हैं बस। लीज में तो हर सवाल में नई एंट्रीज आती थी ना, भी लेसर और कर रहा है, लेसी और कर रहा है, आज पता चलेगा। अच्छा, सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट 20.48। ओके, डेफर्ड टैक्स की एंट्री की जगह हम खाली छोड़ देते हैं। आज बच्चे पता नहीं किधर हैं, बुध मना रहे हैं। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के टी अकाउंट की जगह हम खाली छोड़ देते हैं, वो जनरल एंट्रीज की। ओके, अब डेफर्ड टैक्स अकाउंट की तरफ मैं मूव करने लगा हूं। इसमें मेरे भाई आपको भी कहा है, इसमें रूल सुन लें। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, then it will give us taxable temporary difference. When it will be multiplied with tax rate, then it will give us DTL, deferred tax liability. And if the carrying amount of liability is greater than tax base of liability, then it will give us deductible temporary difference. भाई जागते रहना भाइयों, नींद पूरी करके आया करो। इनटू रेट, जब हम इस पे टैक्स रेट लगा देंगे तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा, डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। वॉच हियर, मैं लॉजिक्स में बाद में बताऊंगा, जागते रहना। वॉच हियर जी, इधर देखें। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? नो, आई नो इट्स पीपी। व्हाट इज दिस?
इट्स एसेट. व्हाट इज दिस? इट्स एसेट. तो इस पे ऊपर वाला रूल लगेगा. ठीक है. एंड व्हाट इज दिस? इट इज नॉट लायबिलिटी. लोग पैसे लेके भाग जाएंगे, मैं बड़ा लायबल फील कर रहा हूं उनकी तरफ. Am I mad? एंटी एसेट. जबरदस्त. आज इन्होंने खूबसूरत लफ्ज निकाला है, एंटी एसेट. वैसे किताबों में कॉन्ट्रा एसेट लिखा हुआ है नाम, लेकिन मुझे पसंद आया इनका लफ्ज. भाई ये एंटी एसेट अकाउंट है, एसेट के खिलाफ चलता है. कॉन्ट्रा एसेट, कॉन्ट्रा एसेट, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है. एसेट के कैसे कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है? ये शो करंट एसेट्स में ही होता है. करंट एसेट में मिसाल के तौर पे डेटर आए 50 रुपए के, तो वहीं पे शो होता है, लेकिन शो माइनस साइन के साथ होता है. इसका कैरेट डाउन जो है वो लायबिलिटी जैसा होता है. और माशाल्लाह 2 दिन छुट्टी अच्छी गुजरी, जबरदस्त एंजॉय किया. चलो आओ बैठो आप. अच्छा जी, अच्छा ये अब ये प्रोविजन जो है ना, प्रोविजन नाराज होके प्रोविजन से क्या आई एम गोइंग टू लायबिलिटी, डेटर इसको आवाज मारे नहीं यार वापस आ जा. जिस तरह एसेट के नीचे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है. अब अक्यूमुलेशन अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है. अक्यूमुलेशन कभी कभी एसेट को कहते हैं मैं जा रहा हूं, ऐसे कहते हैं किधर जा रहे हो, कहते हैं लायबिलिटी साइड पे जा रहा हूं. एसेट कहते हैं नहीं नहीं इधर ही आओ. तो इसी तरह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये दोनों बार बार जिद करते हैं हमने लायबिलिटी साइड पे जाना है, लेकिन एसेट इनको बुलाता है कि इधर ही आके माइनस हो जाओ. फिर ये खुश हो जाते हैं, अच्छा चलो ठीक है माइनस करने, फिर समझ आ रही है बात. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, इनका नाम एसेट अकाउंट नहीं है, इनका नाम है कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट. लेकिन हम फिलहाल अपने समझने के लिए इसको लायबिलिटी कह सकते हैं. हालांकि ये लायबिलिटी नहीं है, लेकिन इसकी नेचर भी लायबिलिटी नहीं है. लेकिन इसके टी अकाउंट का कैरी डाउन वहीं आता है जहां लायबिलिटी का कैरी डाउन आता है. तो अपने समझने के लिए इसको फिलहाल लायबिलिटी कह देते हैं, लेकिन असल में याद रखिएगा ये लायबिलिटी नहीं है. हाँ, या नया रूल लिखने तो वो लिख सकते हैं, इफ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस हो, तो वो फिर नया रूल ऐसे ही बन जाएगा. तो लायबिलिटी वाला रूल लगा देते हैं, क्योंकि इसका कैरी डाउन लायबिलिटी की तरह होता है. ये बात तो समझ आ गई होगी, कैरी डाउन लायबिलिटी की तरह होता है. ओके, व्हाट इज दिस? देखते रहे. व्हाट इज दिस? Is carrying amount of asset is greater than tax base of asset, then the difference is called as taxable temporary difference. Difference बोले 5. It is called as taxable temporary difference. इस पर रेट लगाने की जरूरत नहीं. Okay, next. If the carrying amount of, अच्छा जी, पहले मुझे ये साबित करें ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कैसे है. चले मैं आपको बताता हूं ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कैसे है. सारे ऊपर देखें, सारे ऊपर देखें. ये 95 है, ये क्या है 90. ये मैं उड़ा रहा हूं 9, ये 9 उड़ा रहा हूं, यानी दोनों जगह से मैंने 90 माइनस कर दिया. 95 में से भी 90 माइनस कर दिया, 90 में से भी 90 माइनस कर दिया. ऐसे ही समझने के लिए तो 95 में से 90 माइनस किया कितना रह गया, और 90 में से 90 माइनस किया कितना रह गया 0. अब बात जरा समझानी आसान हो जाएगी. टैक्स वाले शायद एसेट को फुली डेप्रिशिएट कर चुके हैं. ठीक है, कोई एसेट है, टैक्स वाले इसको क्या कर चुके हैं, फुली डेप्रिशिएट कर चुके हैं. इसलिए उनकी किताबों में कैरी डाउन कितना आ रहा है 0. जिनको लॉजिक, वैसे मैं लॉजिक पे चलता नहीं, मैं कहता हूं बस ये फॉर्मूला याद कर लें. लॉजिक पे सोचने में बहुत टाइम लगता है. चलें फिर भी बात कर लेते हैं. अच्छा, टैक्स वाले एसेट को फुली डेप्रिशिएट कर चुके हैं. अकाउंटिंग वालों ने कितना डेप्रिशिएट किया है, अभी कितना रह गया डेप्रिशिएट करना, पता नहीं क्या एसेट की वैल्यू. एसेट 200 का होगा, 300 का होगा, मुझे नहीं पता. फर्ज करें एसेट 300 का था, टैक्स वाले तो 0 पे पहुंचे खड़े हैं. अगर एसेट 300 का था, अकाउंटिंग वाले भी किस पे पहुंचे खड़े हैं 5 पे. 5 नहीं 95 कहां से, कहीं नहीं है, बस ये 5 ही नजर आ रहे हैं फिलहाल. समझने के लिए मिसाल को सादा कर लिया. 95 90 छोड़ो, 5 और 0 आपके सामने जी. टैक्स वाले डेप्रिशिएट करते करते कितने पे पहुंच गए हैं, तो एसेट फुली डेप्रिशिएट कर चुके हैं. और अकाउंटिंग वाले डेप्रिशिएट करते करते फिलहाल अभी बुक वैल्यू कितनी है. अब अकाउंटिंग वाले बताएं अगले साल कितना डेप्रिशिएट करेंगे. मिसाल के तौर पे अगले साल कितना डेप्रिशिएट करेंगे 5,
और टैक्स वाले कहेंगे हमारी नजर में डेप्रिसिएशन की इजाजत ही नहीं है। अब जब अकाउंटिंग वाले 5 डेप्रिशिएट कर देंगे तो टैक्स वाले कहेंगे ये 5 क्या है, अकाउंटिंग वाले कहेंगे सॉरी ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है। तो टैक्स वाले उनको मजबूर करेंगे कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करो। जब करंट टैक्स की वर्किंग में अगले साल ये 5 ऐड होगा तो 5 ऐड होने की वजह से प्रॉफिट अगले साल का, जब प्रॉफिट अगले साल का बढ़ेगा तो अगले साल का टैक्स डेप्रिसिएशन तो माइनस होगी नहीं, वो तो है ही नहीं, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन सिर्फ ऐड होगी। जब वो ऐड होगी तो ऐड होने से प्रॉफिट, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ने से अगले साल ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। इसका नाम क्या पड़ गया, वाई दिस 5 विल बिकम डेप्रिसिएशन ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड इट विल बी कॉल्ड एज, उर्दू में बात करते हैं, ये 5 अगले साल की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बनेगी। और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन करंट टैक्स की वर्किंग में क्या होती है, ऐड होने की वजह से प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, नाम इंग्लिश में टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और अगले साल याद रखें जब 5 प्रॉफिट का पार्ट बन के ऐड होगा तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसके लिए हम अभी लायबल फील कर रहे होंगे अपने आप को। इसलिए टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस विल ऑलवेज प्रोड्यूस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्लियर, पहली बात हो गई। दूसरी बात, नो कम हेयर। अब मैंने आपको ना जबरदस्ती खींच तान के इसको कह दिया ये लायबिलिटी है, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। इसका टी अकाउंट का कैरी डाउन किस अकाउंट से मिलता जुलता है, लायबिलिटी अकाउंट से मिलता जुलता है, इसलिए इस पे लायबिलिटी का रूल लगा देते हैं। इसके डिफरेंस का नाम बोलें, डिडक्टेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस। अच्छा, अगर ये डिडक्टेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस है, एक इंटरेस्टिंग बात सुने, व्हाई इज इट डिडक्टेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस? ये तो समझाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब 12 जो है ना, 12 अकाउंटिंग वालों ने तो एक्सपेंस में डाल लिया, टैक्स वाले कहते हैं 12 को अभी ना एक्सपेंस में डालो। टैक्स वाले कहते हैं 12 को कब एक्सपेंस में डालो, ये जो 12 का ही मसला लगे ना, अभी 12 का मसला है, हमने 12 को कैरी डाउन शो किया हुआ है, हमने कहा ये लोग भाग जाएंगे। टैक्स वाले इस 12 को फ्यूचर में एक्सपेंस में डालने देंगे, फ्यूचर में सोच के बोलें, यस यस यस, जो 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 थॉट पहली जहन में आया करे वो बताया करें। टैक्स वाले फ्यूचर में इसको एक्सपेंस में डालने देंगे, क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो लोग पैसा लेके भाग जाएंगे। फ्यूचर में तो हमारा चांस है कि वो लोग पैसा लेके भागेंगे, और वो यही उम्मीद है कि पैसा लेके भागेंगे। अब फ्यूचर में क्या होगा, तो जस्ट टॉक अबाउट फ्यूचर। टैक्स वाले क्या इस 12 को फ्यूचर में एक्सपेंस में डालने देंगे? किस नाम से? बैड डेट रिटर्न ऑफ के नाम से। हम अकाउंटिंग वाले कह रहे होंगे हम अब इस 12 को एक्सपेंस में नहीं डाल रहे, टैक्स वाले कह रहे तुम क्यों नहीं डाल रहे? हम कहेंगे हमने तो पहले साल ही डाल लिया था, पहले ही 12 को डाला हुआ, इसीलिए तो हमारी किताबों में नजर आ रहा है। अब अगले सालों में हम एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे, टैक्स वाले इसका एक्सपेंस रिकॉर्ड किस नाम से? बैड डेट, क्योंकि अगले साल में तो एक्चुअली वो लोग पैसा लेके भागेंगे। तो जब बैड डेट रिटर्न ऑफ करंट टैक्स की वर्किंग में आके होगा लेस, तो इसलिए अभी हमें पता है कि ये 12 फ्यूचर में डिडक्ट होगा, इसलिए इस 12 का नाम हम डिडक्टेड नहीं रखते, इस 12 का नाम रखते हैं डिडक्टेबल इन फ्यूचर। जैसे इस 5 का नाम क्या रखा है? टैक्सेबल इन फ्यूचर। इस 12 का नाम क्या रखा है? डिडक्टेबल इन डिडक्टे, और वो डिडक्ट होने से प्रॉफिट, 12 फ्यूचर में डिडक्ट होगा ना, तो प्रॉफिट, प्रॉफिट कम होने से टैक्स, तो वो जो टैक्स कम देना पड़ेगा वो सेविंग हम कर रहे हैं फ्यूचर में, उस सेविंग के वजह के लिए अभी से अपने आप को लायबल फील करें या एंटाइटल्ड, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है फिर आगे? डेफर्ड टैक्स एसेट। तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ डेफर्ड टैक्स एसेट। ओके, अब ये जरा साथ वाले को बता दे थोड़ा सिंपल सा से कहें, ये 5 की डेप्रिसिएशन हम अगले साल माइनस करेंगे अकाउंटिंग वाले, लेकिन टैक्स वाले से ऐड कर देंगे, इसलिए इस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये 12 टैक्स वाले अगले साल माइनस करने देंगे, इसलिए डिडक्ट होगा, अभी डिडक्ट नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम डिडक्टेबल है। 1-2 मिनट साथ वाले को बता दें, बाजू पकड़ के इधर करें, वो मुनी इस मूड में, और जिसके साथ वाला नहीं बोल रहा वो अपने और साथ वाले पे जुल्म कर रहा है और वो बात भी नहीं मान रहा। उम्मीद है आप सारे बोलेंगे, जल्दी 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 जल्दी।
अल्लाह इंशाल्लाह पास करे सबको, सारे बोलने वालों को जल्दी जल्दी पास करे, जल्दी। भाई आगे आए थर्ड रो में। So please, it's very simple. What will happen of this 5 in future? बस सिंपल बताएं। उसके बाद आपने ये फॉर्मूला तो जरूर याद कर लेना ना, ये थोड़ा सा रट्टा भी चलाना है, लेकिन फिलहाल बताएं 5 को टैक्स वाले फ्यूचर में क्या करने, उस 5 को अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में डेप्रिशिएट करेंगे। जब फ्यूचर में डेप्रिशिएट करेंगे, टैक्स वाले कहेंगे क्यों डेप्रिशिएट किया, ये तो फुली डेप्रिशिएट हो चुका है, तो टैक्स वाले उनको जिद करके उनको ऐड करवाएंगे तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसलिए इसका नाम है टैक्सेबल। अच्छा, ये 12 अकाउंटिंग वालों ने तो अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर लिया है। अब फ्यूचर में टैक्स वाले कहेंगे कि एक्चुअली लोग पैसे लेके भाग गए हैं, चलो अब माइनस कर लो। टैक्स वाले जब फ्यूचर में माइनस करने देंगे तो डिडक्ट करने दिए या करने देंगे, डिडक्ट करने की वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम होने की वजह से फ्यूचर में क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स कम पे करना पड़ेगा। उसके लिए अभी से अपने आप को एंटाइटल्ड फील करें, लाइबल फील ना करें। अगर फ्यूचर में सेविंग होनी है उसके लिए अपने आप को एंटाइटल्ड फील करें। बहरहाल लीव इट प्लीज, इस फॉर्मूले पे फोकस करना। अच्छा जी, व्हाट इज दिस, इसको वापस लें। व्हाट इज दिस, इज इट ग्रेटर देन दिस, कौन सा रूल लगेगा, फर्स्ट जी बोले। व्हाट इज दिस, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, ओके, इट इज अगेन ग्रेटर। सो प्रूविंग फॉर डाउटफुल डेट है तो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, लेकिन नेचर एग्जैक्ट लाइबिलिटी अकाउंट के कैरी डाउन जैसी है, तो इस पे लाइबिलिटी का रूल लगा दें। व्हाट कम्स 14, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, ओके। सो इट वाज वेरी इजी। अब आप मुझे बता दें क्या बच रहा है बैलेंसिंग, डिडक्टेबल टैक्सेबल, वजन किसका ज्यादा है, प्लीज वजन किसका ज्यादा है, डिडक्टेबल का वजन ज्यादा है। वजन किसका ज्यादा है, डिडक्टेबल का वजन ज्यादा है। देखने में लग रहा है, नहीं लग रहा? अगर 4-5 फिगर किसी सवाल में भी तो भी पहचान लेंगे कौन सा ज्यादा है जी। बता दें वजन किसका ज्यादा है, डिडक्टेबल का। डिडक्टेबल का ज्यादा है कितना, 7। अगर इन दोनों को कैंसिल करें तो देखें ना, इस ये तरीका होता है, इन दोनों को कैंसिल करें तो बैलेंस कितना बचा, 7। तो 7 क्या है, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। क्लियर हुई बात, ओके। सेवन, ओके। ये है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस, ओवरऑल सारे एसेट्स जमा करके जी। इधर चलें, इधर क्या भारी है, डीटीडी भारी है, तो फिर डीटीडी साथ लिख लें, बस डिफरेंस ले दो। अच्छा डिफरेंस ले लें, दोनों को जमा करना है, जमा नहीं लेना, जमा तब करना होता है जब दोनों डीटीडी होते, अभी दोनों को जमा नहीं करना, दोनों का डिफरेंस लेना है जी। इसको इससे काटें तो ये बचेगा 11.5। कैन यू टेल मी के डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्या प्रोड्यूस करता है, इन फॉर्मूला से हेल्प लें। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्या प्रोड्यूस करता है, एसेट। लकीली दोनों जगह डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस भारी है, तो क्या दोनों पे अलग अलग रेट लगा के
लायबिलिटी एसेट निकाल के नेट करें या नेट करके रेट लगाएं? बार बार रेट लगाने का फायदा कोई नहीं, रेट इकट्ठा करके लगा लिया करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज डिडक्टेबल? व्हाट इज दिस? डिडक्टेबल। डिडक्टेबल के लिए इधर आ जाएं। डिडक्टेबल विल ऑलवेज प्रोड्यूस डेफर्ड टैक्स एसेट। और अभी मैंने आपको बड़ा क्लियरली बता दिया ये एसेट क्यों है, ये वाला एसेट क्यों है 14 का। जी बोले 2 पॉइंट, व्हाट इज दिस? नहीं, इट इज नॉट डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस गाइस, एवरी गाय शुड बी मुतवज्जे। अब हमने रेट लगा दिया है, अब इसका नाम क्या बन गया है? डेफर्ड टैक्स एसेट। ओके जी, इस पे रेट लगा 0 3 डेफर्ड टैक्स एसेट। साथ वाले को प्यार मोहब्बत से समझा दें, रोजाना आया करो, अब नियत कर ही लो। उसे ले जाएं कैंटीन पे, कुछ खिलाएं पिलाएं, प्यार मोहब्बत से समझाएं पढ़ने के फायदे, ना पढ़ने के नुकसानात। ये खिलाने पिलाने का जमाना है, बातें कम असर करती हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। ओके चलें जी, अकाउंट बना दें। अब आपको याद होगा क्या करना है। 2.45 को बुलाएंगे, इसका नाम बोलें एज ऑन डेफर्ड टैक्स एसेट एज ऑन 31/12/2010। एसेट सही साइड है, हाथ सही साइड पे जा रहा है। एसेट का कैरी डाउन जी बिल्कुल सही साइड पे जा रहा है। इधर एसेट का बीडी होता है, इधर कैरी डाउन होता है एसेट का। एसेट लायबिलिटी तो कोई आ ही नहीं रही, बिल्कुल सही साइड पे जा रहा है। सुबह हो गई है 31/12/2010, कैरी डाउन, हर एसेट का कैरी डाउन इधर आता है 2.45। क्या लैंड, क्या बिल्डिंग, क्या डेटर, क्या कैश, क्या। ओके, ये 31/12/10 का कैरी डाउन आ गया। 31/12/11 का कैरी डाउन देख लेते हैं क्या है। इट इज अगेन डेफर्ड टैक्स एसेट एज ऑन 31/12/11। ओके, ये जज्बा है भाई का, भाई को पता था आखिरी 10 मिनट में टेस्ट होने, फिर भी आए हैं। 31/12/11 क्लास इनकी लेट हो गई थी, इन्होंने कहा फिर भी मैं आता हूं। 4.03। ओके, कैन आई मेक द कैरी डाउन ब्रॉट डाउन? से या 1 जनवरी 11 ब्रॉट डाउन 2.45। Okay, every guy there is a time to calculate DTE. Say it, DTE. DTE, say. Try to say DTE. अच्छा भाई, please everyone calculate DTE. आप क्यों से हौसला दे रहे हो? कंधे पे हाथ रख के। Wherever it come, DTE is bound to come. ओके जी 4.99। ओके, DTE इधर आ रहे हैं, वो कहीं भी आ सकता है। ये जिस तरह गेन लॉस आता है ना फिक्स्ड एसेट में, जिस तरह डिस्पोजल अकाउंट में गेन लॉस कहीं भी आ जाता है, तो ये भी कहीं भी आ जाता है। बोले 1.5।
लॉजिक सैटरडे और मंडे वाली क्लास में ज्यादा थी, वो फिगर्स आसान थी, अब फिगर्स पॉइंट्स में चली गई हैं, अब ज्यादा उसमें, अब आपने फोकस फॉर्मेट पे फोकस रखना है। ओके, कैसा लग रहा है वैसे ये टॉपिक? आसान है। एक करंट टैक्स की वर्किंग खुलती है और एक डेफर्ड टैक्स की वर्किंग खुलती है, उसके बाद टी अकाउंट बन जाता है और एडजस्टमेंट सवालों में रिपीट हुआ करेंगे। ओके, अब जर्नल एंट्री करवाएं, जर्नल एंट्री करवाएं। नहीं भाई, मुझे इससे कंसर्न नहीं कि ये एसेट अकाउंट है या लायबिलिटी अकाउंट है। बैंक ओवरड्रॉन एबनॉर्मली बिहेव कर रहा होता है, एबनॉर्मली, कभी नॉर्मली, कभी बैंक अकाउंट बन जाता है, कभी ओवरड्रॉन बन जाते हैं, कभी बैंक अकाउंट कभी ओवरड्रॉन, हम परेशान रहते हैं पूरी जिंदगी। अच्छा जी, मुझे बता दें, ये वाला अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डीटीई क्या हो रहा है? बस ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। डीटीई डेबिट हो रहा है बस मुझे सिर्फ इससे कंसर्न था, डीटीई डेबिट हो रहा है। ये वाला अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो फिर अंदर पड़ी हुई चीज क्या हो रही है? डेबिट, DT debit. Oh, I don't know it is asset or liability, and I'm least bothered. I have so many other problems. Okay, 4.99. Next, I don't know कि ये अकाउंट क्या है। बहरहाल ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, जो भी है, जो भी इस अकाउंट का नाम है, ये डेबिट हो रहा है, तो ये क्रेडिट हो रहा है। अच्छा सवाल होगा ना, एक किधर आ गया एक उधर आ गया, बैलेंसिंग क्रेडिट हो रहा है जी। बोले बस DTE असल चीज DTE है जी। बोले 1.58। ओ आई डोंट नो व्हाट इज दिस। एंट्रेस करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैन आपने डंके की चोट पे जबरदस्त बात कर दिया, एंट्रीज करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा जी, एंट्री कराएं। 1. ऐसे ही अपने रिवाइज करने के लिए मैं करता हूं। ओके, अब भाई एंट्री से ना पोस्टिंग समझाना आसान है। एक्सपेंस बढ़ने से, अच्छा पहले इधर देखें सारे बच्चे, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, अब इधर चलें, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, बोले कम होता है। एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, फोकस करने एक एक चीज, कहीं साइन गलत लगा देते हैं लोग, कहीं पे लोग इसको कटिंग करते हुए TTD लिख जाते हैं। एक एक चीज पे ना थोड़ा फोकस करना है, शुरू वाले दिन है, आगे चलेंगे तो लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल जैसे आप फौरन बना लिया करते थे 4-5 दिनों बाद, इसी तरह आप फौरन बना लिया करेंगे ये क्या है। लेकिन अभी शुरू के दिन है, जरा सोच सोच के चलना है फूंक के कदम रखने हैं, कांटे ना हो रास्ते में। अच्छा जी, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। कौन सा साइन लगाऊं जी? पॉजिटिव जी। कितना? 1.58। ओके, अब आप नेगेटिव 15.75, 18.90। आपने नहीं देखना सोल्यूशन में 1-2 एरर्स हैं। 18.90। ओके, वट एवर द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बी, लीव इट। अच्छा, मैं आपको एक काम कहता होता था यहाँ पे, वो आप बड़े कॉन्फिडेंस से कैलकुलेटर पकड़े बगैर कर देते होते थे। मैं कहता था 2 लाख पे लगाएं 30%, आप कहते थे कैलकुलेटर जा। 2 लाख पे 30%, आप कहते थे कितना आया? 60। तो आप कहते थे चलो भाई 2 लाख पे 60 जी, रिकॉन्सिलेशन मैच कर गई। आज कैलकुलेटर पकड़े बगैर जरा 45 पे लगाएं 35%, निकालें फिर। अच्छा, रिकॉन्सिलिएशन आप बनानी है, रिकॉन्सिलिएशन बनाने से पहले चेक कर लेते हैं रिकॉन्साइल कर रहा है या नहीं। इतनी लंबी एक्सरसाइज के बाद, इतनी लंबी एक्सरसाइज के बाद, इतनी लंबी एक्सरसाइज के बाद
अगर इस पे रेट लगा के ये नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं मसला किया है। ओके, डरते डरते वैसे लगा चुके हैं आप लोग, लेकिन मैं कह रहा हूं डरते डरते 45 पे 35% लगाएं। 15 पॉइंट, ओके, डरते डरते 60 पे डरते डरते 60 पे 35% लगाएं। 21, ओ इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ कितना आया? कैलकुलेटर पकड़े, कैलकुलेटर पकड़े। 21 और 18.9 का डिफरेंस ले, पता नहीं कितना फर्क आ रहा है। 2.1 2.1 कैलकुलेटर पकड़े, 6 पकड़े, 6 लाल लालो लाल, ये लाल 6 पे लगाएं 35%, लगाएं देखी जाएगी, देखिए 2.1 मैंने कहा था जब भी आपकी परमानेंट डिफरेंस आ जाया करेंगे रिकॉन्सिलिएशन मैच, और रिकॉन्सिलिएशन मैच ना होने की वजह कौन सा डिफरेंस है? ये जो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग है ये सिर्फ आर्जी फर्क को लेती है, परमानेंट फर्क को नहीं लेती। पिछले साल क्यों रिकॉन्सिलिएशन मैच कर गई? देयर इज नो परमानेंट डिफरेंस। इस साल क्यों नहीं रिकॉन्सिलिएशन मैच कर रही? देयर इज अ रिकॉन्सिलिएशन मैच नहीं करती थी तो आप डालते थे अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड बीआरएस में। रिकॉन्सिलिएशन मैच नहीं करती थी तो डालते थे अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड, फिर कर जाती थी रिकंसाइल। अगर इस टॉपिक में रिकॉन्सिलिएशन मैच ना करे तो अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड ढूंढेंगे इंट्रो की किताब से किसी सवाल की एडजस्टमेंट में जाके। अगर इस सवाल में रिकॉन्सिलिएशन मैच ना करे अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड ढूंढेंगे या परमानेंट डिफरेंसेस ढूंढेंगे? डेप्रिसिएशन का परमानेंट डिफरेंस है टेम्परेरी? टेम्परेरी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम अंदाजे की बेस पे रिकॉर्ड करते हैं, वो एक्चुअल रिकॉर्ड करते हैं। परमानेंट डिफरेंस है टेम्परेरी। फाइन वो कभी माइनस नहीं करने देते। परमानेंट डिफरेंस है टेम्परेरी। एग्रीकल्चर इनकम पे वो कभी टैक्स नहीं मांगते। परमानेंट डिफरेंस है टेम्परेरी। तो सफे के टॉप पे जाके लिखें रिकॉन्सिलिएशन विल नॉट मैच व्हेनेवर देयर आर परमानेंट डिफरेंसेस। लिख लें, कुछ नहीं होता। रिकॉन्सिलिएशन विल नॉट मैच whenever there are permanent differences। लेकिन आपने भाई से मैच कराना है, so we will record permanent difference, so we will show permanent difference। लिख रहे हो ना आप? माशाल्लाह लिख रहे हो। अच्छा, so we will show permanent differences in reconciliation। so we will show permanent differences in reconciliation using same sign। ऐड और लेस का मसला पड़ेगा फिर, वो भी हल कर दें। using same sign as used in current tax working। using same sign as used in current tax working। ओके अच्छा भाई, आज जो मैं ये चाहता हूं कि फुल फ्लैज प्रॉपर रिकॉन्सिलिएशन बने, और ये फॉर्मेट आपको मैंने एक दफा बताया था लेकिन जल्दी, बट इट इज वेरी सिंपल। एक मार्क्स हमने गेन करने। 21 नंबर का सवाल है और मेन चीज उसने हमारी ये देखनी है, बाकी सारी वर्किंग्स हैं। ये तो सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सारी सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना जर्नल एंट्रीज ना प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसलिए मैंने नहीं निकाला। रिकॉन्सिलिएशन क्या होती है भाई? रिकॉन्सिलिएशन में सिर्फ आपने, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? एप्रिकॉट लिमिटेड notes to the financial statements for the year ended 31 दिसंबर 11। 10 फिर बीच में वैसे ही आ जाएगा, 10 बीच में वैसे ही आ जाएगा। 2010 एंड 2011।
देखते रहे, वेट। नोट का नंबर 13, नोट का नाम लीज, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, और नोट का नाम टैक्सेशन, नोट का नाम टैक्सेशन। कीप वॉचिंग, डोंट नोट इट डाउन। 13.1 टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस। 13.1 टैक्स एक्सपेंस, दो चीजें आएंगी, सीटी डीटी। अगर आपने जर्नल एंट्रीज की हुई है तो बहुत ही अच्छा है। एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, नेगेटिव साइन यूज करेंगे हम। 10.76 एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट, ये करके डब्बा नहीं बनाना। यही है, यही सारा कर रहा हूं। आप ऐसे वो तो नहीं, क्या हो रहा है, क्या निकलेगा, ये निकले 15.75, 18 नेगेटिव 18.90। जस्ट पोस्ट द जर्नल एंट्रीज या प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट्स में से ये उड़ा दें, बस 60 और 45 उड़ा दें। अच्छा जी, क्या क्या उठा लिया है? ये उठा लिया, ये नोट में ले जाए, ये नोट में ले जाए, ये नोट में ले जाए, ये नोट में ले जाए। तुमने भी जाना है नोट में, हमें भी ले जाओ नोट में, देख लो पक्की बात जाना है। हाँ हमने भी जाना है, चलो ठीक है, इन्हें भी ले जाए, ये रह गए हैं, इन्हें भी ले जाए। 13.2 reconciliation of PBT with tax expense. It is current, it is deferred, it is tax expense with tax expense. Okay, जाने? हाँ चलो आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी बैठो। 60-45 को भी ले आओ, वो पहले ही आया हुआ है। ओके, बैठ गए हो, चलो ठीक है, सीट बेल्ट बांध लो। टैक्स रेट सवाल में मिलेगा, सेकंड लास्ट पॉइंट 35%। अब यहां पे ना आपका दिल धक 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 धक, जैसे रिजल्ट आ रहा था ना सुबह 7 बजे, धक 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 आवाजें आ रही होती है घर वालों। अब हम यहाँ पे आपका दिल ना धक 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 करने लग जाएगा, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये जो जवाब आएगा आप ना चाहते हुए यहाँ देखेंगे, खूब नजरों की हिफाजत कर लें, यहाँ चली जाएंगी। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, आप ना चाहते हुए यहाँ देखेंगे। अब आप जो है वो कैलकुलेटर पकड़ें, टैक्स, इसको मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में ये नहीं लिखना, इसको कैलकुलेटर पे आपने निकालना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई, 15.75। अब आपने ना इसको देखते रहना है ऐसे और ऐसे ऊपर आने। ओए नहीं, ये मेरा सवाल नहीं हो सकता। ये मैं नहीं हूं। अच्छा चलें, कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है, आगे चलें। 60 × 35 जी बोलें। हाँ ये मैं हूं। 21 कुछ नहीं होता, 21 ओके, 0.0 ओके। अब आपने जाना है करंट टैक्स की वर्किंग की तरफ, और करंट टैक्स की वर्किंग में देखना है कहां लाल हुआ हुआ है जी, कहीं परमानेंट डिफरेंस आ रहा है, और साइन कौन सा यूज हुआ हुआ है, लेस।
अब जिस तरह आता है ना अनप्रेजेंटेड अनक्रिएटेड, शो करने का मकसद सिर्फ रिकंसाइल करना होता था, यहां तक हमें बस रिकंसाइल हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका क्योंकि सवाल में परमानेंट डिफरेंस थे। ओके, नाउ सर्च आउट फॉर लॉल। टीए को जरा बुलाएं। अच्छा जी, यूजिंग द सेम साइन एज इन करंट टैक्स वर्किंग। अच्छा, अब आप उठा नहीं सकते उस 6 को पूरा, 6 को पूरा क्यों नहीं उठा सकते? इधर देखें, अभी 6 पे रेट नहीं लगा हुआ और इस पे आपने रेट लगा दिया हुआ है, तो जब रिकंसाइल कराया करेंगे तो टैक्स इफेक्ट लिया करेंगे उसका, और साइन सेम वही वाला। ठीक है, इस प्रॉफिट 60 में से आपने 6 को क्या किया है, 60 में से 6 को माइनस, अगर 60 में से 6 को माइनस किया है तो 60 के टैक्स में से 6 का टैक्स माइनस ही करेंगे तो रिकंसाइल करेगा। तो यूजिंग द सेम साइन, लेस एग्जेम्प्ट इनकम नहीं, लेस टैक्स ऑन exempt income, less tax on exempt income. Okay, what is exempt income? 6. What is rate? 35%. G 2.1. 18.90. 15.75. भाई इसके 21 मार्क्स थे इसने रखे हुए, 21 मार्क्स में ये चीज उसने सबसे पहले देखनी थी। हाँ, फिर ऑब्वियसली वर्किंग्स के मार्क्स होंगे सारे, इसके 21 मार्क्स से प्रॉपर बड़ा खूबसूरत सा करके नोट करना है। एक डेफिशिएंसी रहेगी है जिसके नंबर कटेंगे, ऊपर रुपीज इन मिलियन लिखना है, ये नंबर काटता है वो रुपीज इन मिलियन। बड़ा आसान नोट है इस टॉपिक का, बस ये 5-6 लाइनें होती हैं, करंट डेफर्ड और फिर रिकॉन्सिलिएशन। हाँ जी, पूरा लिखना है। बड़ा पेज क्यों? बड़ा पेज उसके पास है, लेकिन प्रिंट नहीं निकल रहा हमारे इधर से प्रिंट नहीं निकलता। कहाँ से? इस वाले प्रिंटर से।
जी हाथ खड़ा करें जहां ना मिला हो, उल्टा करके बांटे। अभी पढ़ना नहीं है। ओके चलिए शुरू करें, 6 मिनट है और ओपन बुक है। हाँ चलें 6 मिनट है, जल्दी से सॉल्व कर दें। हाँ पॉज कर दें, 6 मिनट है, जल्दी। आर डिस्क्लोजर्स which two of the following, class test 1, which two of the following are disclosure requirements relating to lesser की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। सेलिंग प्रॉफिट और लॉस, ये तो लेसर ही शो करता है, और सेलिंग प्रॉफिट और लॉस मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर शो करता है, जिसको सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं। सेलिंग प्रॉफिट और लॉस ये लेसर शो करता है। सेल कौन करता है? डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर सेल करता है, तो ये सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। ओके अभी कुछ नहीं लिखना, लिखने की जरूरत नहीं है भाई, ये जोर जरा नजर रखें, अभी मैं चेक करने आऊंगा सबका। ओके नेक्स्ट, सब लीज ऑफ राइट ऑफ यूज। ओ भाई राइट ऑफ यूज सब लीज कौन कर सकता है? लेसी सब लीज कर सकता है। राइट ऑफ यूज को लेगा, लेके सब लीज करेगा। राइट ऑफ यूज को सब लीज करने का राइट किसको है? लेसी को। डिस्क्लोजर्स पढ़ाए हुए थे, इसीलिए मैंने कहा था ओपन बुक है, जैसे मर्जी खोल लें। वो खोल के एक दिन लेसी के डिस्क्लोजर पढ़ाए थे, एक दिन लेसर के डिस्क्लोजर पढ़ाए थे, उन्हीं के अंदर से ये सवाल था। अब कितने लोग कह रहे हैं अच्छा उन्हें भी पढ़ना था। ओके याद नहीं करना, लेकिन उन्हें पढ़ के समझना था। एमसीक्यू आ सकता है, कौन से लेसी के हैं कौन से लेसर के हैं। ओके नोट नहीं करना कुछ, अगर सफ़े के बैक पे नोट कर लें रजिस्टर पे प्लीज। आइंदा फिर पहले चेक कर लिया करेंगे, ऐसा कर लेंगे। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स टू द नेट इन्वेस्टमेंट। रिकॉन्सिलिएशन सिर्फ कौन बनाता है? अनडिस्काउंटेड को नेट इन्वेस्टमेंट से कौन रिकंसाइल करता है? अनडिस्काउंटेड का क्या मतलब है? ग्रॉस। ग्रॉस और नेट को रिकंसाइल करते हैं, बीच में अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम डालते हैं। चार्ज रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म लीज, शॉर्ट टर्म लीज का खर्चा, ये किसका डिस्क्लोजर है? लेसी का। ये तो ऑब्वियसली लेसी का है। इंडिकेशंस भी थी, बी में राइट ऑफ यूज लिखा हुआ था और डी में शॉर्ट टर्म लीज लिखी थी, बड़ी बड़ी इंडिकेशंस थी। और ए और सी तो वाजे पता चल रहा था कि ये लेसर का डिस्क्लोजर है। ओके क्वेश्चन 2, पहले हमने आइडेंटिफाई करना होता है ये सवाल लेसर का या लेसी का है। तो फहीम लिमिटेड लीज्ड आउट इट्स बिल्डिंग, यहां से भी पता चल रहा है, लेकिन रिक्वायरमेंट भी पढ़ लिया करें। What amount of lease income should be recognized in profit or? अच्छा फहीम leased out building और what amount of lease income should be recognized, ये दोनों बातें पढ़ के आपको इतना तो पता चल गया कि सवाल लेसर का है। दूसरी बात आपको भी ये नहीं पता चला फाइनेंस जो ऑपरेटिंग है, तो लीज इनकम में क्वेश्चन आ गया जहन में, इज इट अ रेंटल इनकम और इज इट एन इंटरेस्ट इनकम? जहन में ये सवाल आ गया, इज इट अ रेंट लीज इनकम, पता नहीं कौन सी है। ऑपरेटिंग लीज में हुई तो रेंटल इनकम होगी, और अगर फाइनेंस लीज हुई तो इंटरेस्ट इनकम होगी, बट सवाल ओपन है लीज इनकम। अब देखते हैं लीज क्या है। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 239,000 एंड इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 25 साल। एफएल ऑल्सो इनकट 11,000 एज आईडीसी। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट रुपीज 16,000 was paid by lessee as an initial deposit and further rental of 10 initial deposit भी जमा कराया, and then further rental of 10,000 per annum shall be paid at the end of next 2 years, and then 32,000 shall be paid for following 2 years. The lease term is 4 years. भाई 4 को 25 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद
मैंने माना इस सवाल में एसेट की फेयर वैल्यू नहीं दी हुई थी, लेकिन देखें किराया और कैरिंग अमाउंट को ही चलें कंपेयर कर लें तो किराया बहुत कम है, किराया 239,000 के करीब करीब भी नहीं पहुंचता, तो स्पेशल नेचर का भी नहीं है, चौथे साल के एंड पे परचेज ऑप्शन भी नहीं है, और मार्केट प्राइस से कम पे लीज के एंड पे खरीद भी नहीं सकते, तो इसलिए डिसाइड क्या हो गया था, ऑपरेटिंग लीज। आप में से दाएं बाएं वाला गलत है जिसने सोचा था अच्छा रेट नहीं दिया हुआ ऑपरेटिंग लीज होगी। अच्छा, तो बहरहाल 5 टेस्ट लगा के ये पता चला कि ये ऑपरेटिंग लीज है। अब इसको ऑपरेटिंग लीज के पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। कैसे? 1 जनवरी 11 16,000, 31/12/11 10,000, 31/12/12 10,000, 31/12/13 32,000, 31/12/14 1 लाख। अच्छा, डिवाइडेड बाय 4 25। जी क्या गलती की थी? कितने लोगों ने आईडीसी को इसमें ऐड कर दिया था? आईडीसी हैज नथिंग टू डू विद इट, आईडीसी हैज नथिंग टू डू विद इट। आईडीसी को क्या करना था? मैंने कहा था जब डेप्रिशिएट करना है ना, ये ऑपरेटिंग लीज वाली आईडीसी है, इसको आपने एसेट को डेप्रिशिएट करना है 25 साल के ऊपर, एसेट को डेप्रिशिएट करना है 25 साल के ऊपर, और आईडीसी को कैसे डेप्रिशिएट करना है? आईडीसी का क्या करना था ये भी बता दूं, आईडीसी का क्या करना था ये भी बता दूं। डेप्रिशिएट, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करनी थी जी? अब एसेट की कैरिंग अमाउंट इस वक्त की अवेलेबल है, उसकी रिमेनिंग लाइफ 239,000 डिवाइडेड बाय 25 ईयर्स। एसेट को 25 साल पे डेप्रिशिएट करना था, आपको पता है एसेट यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करना होता है, और आईडीसी कितनी है 11,000 डिवाइडेड बाय 4 जी 12,310। लेकिन ये सवाल ने पूछा नहीं था। अगर सवाल ने कहा होता प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बना दें, अगर सवाल ने कहा होता प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बना दें तो रेंटल इनकम भी जानी थी और डेप्रिसिएशन भी जानी थी। आप बताएं रेंटल इनकम जानी है या सिर्फ डेप्रिसिएशन जानी है? रेंटल इनकम जानी है, क्योंकि सवाल ने प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट्स मांगे नहीं, सवाल ने सिर्फ कौन से मांगे हैं, लीज इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट्स? लीज इनकम। तो लीज इनकम से मराद यहां भाई रेंटल इनकम होगा, रेंटल इनकम को हम लेके जाएंगे और रेंटल इनकम को लेके जाकर हम इसको पोस्ट करेंगे। ओके चलें भी, अब चेकिंग शुरू करते हैं। दिखाएं। डिस्काउंट रेट गिवन नहीं था, डिस्काउंट कर रहा था तो 4 को 25 से डिवाइड करता तो ये पता ही नहीं चला ऑपरेटिंग लीज है। अजीब बंदा है तू। गुड, वेल डन। लाओ 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 लाओ, गुड गुड। तो ये तू भी डिस्काउंटिंग शुरू कर रहा था, ये जल्दी 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 जल्दी। टी काउंट बनाने की जरूरत नहीं, टी काउंट बनाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि मेरे भाई रेंटल इनकम उसने पूछी है वो यहीं से निकल आई है, टी काउंट बना के रेंटल इनकम निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, लीज का टेस्ट किया करें पहले, फाइनेंस से या ऑपरेटिंग है, कोई हालात नहीं भाई। सवाल आते ही लीज का टेस्ट किया करें, फाइनेंस से या ऑपरेटिंग है, जोर बताते भी नहीं इन्हें गलती। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल वेल डन, जबरदस्त। में सारे लायक बैठे हुए हैं। लीज का टेस्ट किया करें पहले। जी 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 जी, कोई हालात। सेलिंग प्रॉफिट और लॉस जाके देखिएगा, लेसर के नोट्स में था। डेप्रिसिएशन मांगी नहीं थी, अच्छा ये अभी नोट की होगी। टी काउंट माने की जरूरत नहीं थी। माशाल्लाह भाई, डिस्काउंटिंग्स हो रही हैं, धड़ाधड़ डिस्काउंटिंग्स हो रही हैं भाई। ये भाई ने ये चेक कराया है।
दिखाओ भाईजान, तो सीवी दिखा दो भाई। टी काउंट क्यों बना रहे हो? टी काउंट क्यों बना रहे हो? जल्दी 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 सारा। नहीं हुआ भाई। जोर भाई ये हजरात नोट करते हैं, अगली दफा इनको क्लास में खड़ा किया जाएगा। ये भाई ने दिया ये सफा। क्या इशू क्या आ रहा था? अच्छा गुड, आपने फिगर सही निकाली है। गुड गुड। इनकम नहीं निकाली भी जो सवाल की रिक्वायरमेंट है, और उसने ऊपर 2 लिखा हुआ है, आपने 1 टिक किया हुआ है। रेट का पता नहीं, रेट लगाना ही नहीं था इसीलिए रेट का पता नहीं चल रहा था। 25 और 4 साल से ही पता चल रहा था कि ये फाइनेंस नहीं है। रेट्स। और भाइयों क्या करते हो, खुदा के लिए लीज के टेस्ट तो लगा लिया करें। ये किसका है? ये भी कोई हालात नहीं, लीज के टेस्ट ही नहीं लगाए। गुड। क्लास इज नॉट ओवर, 10 minutes are there. I have to teach IS 12. इधर हुआ टेस्ट? इधर नहीं, अभी चेक करो। इधर हो गए वो एंड वाले दो। ओके, इस सवाल पे आ जाएं और इस सवाल में कुछ छोटे छोटे सवाल लिखना शुरू करें। Come back to this question. कितने लोग अगला टेस्ट तैयारी करके देंगे? जरा हाथ खड़ा करें। कितने लोगों ने कल तैयारी की थी? भाई मुझे अफसोस हुआ, टेस्ट तो लगाया करें कब सबसे पहले, या आप लोग रेट ढूंढने के चक्कर में पड़ गए थे? क्या चीज? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी। क्यों निकालनी थी? हाँ, प्रेजेंट वैल्यू मैंने कहा था, आप देखें प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा था अगर आप जमा करें 11 जमा 16 जमा 16, सॉरी 11 तो छोड़ें, 16 जमा 10 जमा 10 और जमा 32 जमा 32, ये 1 लाख से भी कम आ रहा था कैलकुलेटर पे। तो जब लीज पेमेंट्स को जमा करें तो वही 1 लाख आ रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू तो और कम हो जाएगी। ये बात क्लास में हुई थी या नहीं हुई थी? तो ये बात याद रखनी थी। लीज पेमेंट्स को ही आपने जमा करके देख लेना था, पेपर में ऐसा हुआ करेगा। आप लीज पेमेंट्स को जमा करके देख लें तो प्रेजेंट वैल्यू फिर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला काम तो लीज पेमेंट जमा करना होता है ना, वो जमा करके देख लेते आप। वही 1 लाख आ रही थी। ओके, सवाल लिखें जी। इस सवाल के एतबार से एमसीक्यूज लिखना शुरू करें। नंबर 1, what amount will be shown as income tax charge? What amount will be shown as income tax charge in profit or loss for year ended 31/12/11? Shown as income tax in profit or loss for the year ended 31/12/11। बता दें जी, बता दें। एक्सेलेंट। 18 पॉइंट। देखें, इट इज करंट टैक्स एक्सपेंस, इट इज डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, इट इज टैक्स एक्सपेंस और टैक्स चार्ज स्लैश इधर एक्सपेंस भी लिखें। टैक्स एक्सपेंस, इस पूरे का नाम टैक्स एक्सपेंस भी है स्लैश टैक्स चार्ज भी है। दोनों के टोटल का नाम बताएं जल्दी जल्दी। टैक्स एक्सपेंस
या टैक्स चार्ज। जी कितना आया 18.9। ओके अब लिखने की जरूरत नहीं, ज़बानी बताएं। व्हाट इज द टैक्स बेस ऑफ पीपीई एज ऑन 31/12/2011? 80। व्हाट इज द टैक्स, ये छोटे छोटे एमसीक्यूज आई की किताब से देख के बता रहा हूं, जो रेलिवेंट हुए आपको दे देंगे, ओवरबर्डन नहीं करना आप। व्हाट इज द टैक्स बेस एज ऑन 31/12/11 ऑफ पीपीई? 80। What is the nature of difference? What is the nature of difference in respect of PPE as on 31/12/11? Taxable. What is the nature of difference? Taxable temporary difference. Taxable temporary difference. Okay. अब आपने भाई घर जाके जो है, अच्छा कुछ ट्रू फॉल्स भी हैं इस किस्म के। There is a taxable temporary difference of 7. False. ये 5 है, ये 5 है। इस तरह के true false भी आ सकते हैं। The deferred tax liability is 2.45. False. It is not liability. It is asset. इस तरह के true false भी कुछ 2-4 लिखे हुए हैं, ठीक है। ओके अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अब आपको सवाल में जाके ना, घर में जाके कहां पे आपने ब्रेक्स अप्लाई करनी है, आप लोग ये वर्किंग्स बड़े कंफर्टेबली कर लिया करेंगे। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हमेशा ऐड, टैक्स डेप्रिसिएशन हमेशा लेस, एग्जेम्प्ट इनकम हमेशा बैड डेट एक्सपेंस ऐड और रिटर्न ऑफ लेस। अच्छा यहां पे आके थोड़ा आपने रुका करना है, पूछा करना है व्हाट इज दिस, आपने क्या करना है, इट इज एसेट, फिर यहां पे साइन लगाना है, ग्रेटर का या लेस का। अगर ग्रेटर का हुआ तो इसका नाम क्या रख दिया करना है, ये लायबिलिटी से मिलता जुलता अकाउंट है। इधर ग्रेटर का हुआ तो इसका नाम क्या रख दिया करना है, डिडक्टेबल टेम्परेरी, बड़ा बड़ा करके ये नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपने कैंसिल करना है, भारी कौन सी साइड है, डी वाली टी वाली, डी वाली, तो डी को यहां लिख देना है और फिर दोनों को डिफरेंस ले लेना है। लेकिन अगर टीटीडी दोनों जगह लिखा हुआ तो फिर दोनों को जमा कर देना है। जब भी डिडक्टेबल होगा तो रेट लगा के क्या निकलेगा, डेफर्ड टैक्स एसेट। ये जो दो बैलेंसेस निकले हैं इनको आपने हमेशा क्या बनाना है, कैरी डाउन। इनको हमेशा क्या बनाना है, इनको बुला लिया उधर से, कैरी डाउन एसेट है, इस वजह से यहां लिख रहा हूं लायबिलिटी। ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में साल में एसेट हो, साल के एंड पे लायबिलिटी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, डीटी को आपने बैलेंस में निकाल लेना है। अब मेन चीज शुरू, ऊपर देख लें कुछ नहीं होता। अब मेन चीज शुरू हुई है, जहां पे आके बहुत से लोग एरर करते हैं। एंट्री सोचें, एसेट या लायबिलिटी जो भी है, क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट जी, एक्सपेंस डेबिट 4.99, एसेट या लायबिलिटी डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट जी कितना 1.58। ये करने के बाद एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। ओवर। कितने लोग इस सवाल की जनरल एंट्रीज करके आएंगे, 16,000, 10,000। एक मिनट ले लें, फिर कल कहां एंट्रीज में करवाऊंगा। अच्छा छोड़े, चलें एक मिनट। अब इस सवाल में इनिशियल डिपॉजिट आ रहा है ना, डस्टर नहीं है, अच्छा अकाउंट बताएं कौन सा बनाना है, रेंट रिसीवेबल, रेंट पेएबल, रेंट रिसीवेबल। इनिशियल डिपॉजिट आ रहा है ना इस सवाल में, बाकी सवालों में नहीं, डाउन पेमेंट आई थी कभी ऑपरेटिंग लीज में।
पहले क्या रिकॉर्ड करना होता है? कैश। गुड। कैश 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 किस साइड पे? कैश डेबिट, कैश डेबिट। तो ये अकाउंट 1 जनवरी 11, दोबारा कैश, कोई नहीं, कैश दोबारा रिकॉर्ड करें। कितना? साल के एंड पे क्या रिकॉर्ड? इनकम 31/12/11, रेंटल इनकम 25। बता दें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई 26 और 25 है प्रॉब्लम, 26 आ रहा है और 25 आ रहा है, तो कैरी डाउन 1। हाँ, ये रिसीवेबल नहीं है मेरे ख्याल से। अगर बैलेंस शीट में शो करेंगे तो इसे कैसे शो करेंगे? अनएंड। इसी तरह आप पूरा अकाउंट बनाएंगे, आखिरी साल कैरी डाउन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आसान चीज है। एंट्री बता दें, कैश डेबिट, कैश डेबिट, रिसीवेबल डेबिट। इसकी नहीं होती एंट्री, इसकी नहीं होती एंट्री, ये सिर्फ बैलेंस शीट में शो करने के लिए निकालते हैं। और डेप्रिसिएशन की मैंने आपको करा दी एंट्री।